मैं प्रमोद जब कॉलेज से घर लौटा तो बाहरी दरवाजे पर ताला पड़ा मिला। अपने पास मौजूद दूसरी चाबी से ताला खोलकर देखा तो अंदर खाने की मेज पर कॉपी से फाड़े गए कागज पर लिखा था, अब और सहन नहीं कर सकती। हमेशा के लिए अपने पापा के घर जा रही हूँ। वो लोग पूरी उम्र मुझे और मेरे बच्चे को पाल लेंगे। हमारे बीच कल जो झगड़ा हुआ था ये उसी का परिणाम था। माना कि झगड़ा बहुत बढ़ गया था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि अपना घर छोड़ दिया जाए। मीना के साथ मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। लव मैरिज की थी हमने, जिसे दोनों परिवारों ने स्वीकार नहीं किया था। हम दोनों नैनीताल में एमएससी में क्लास फेलो थे। जाति बंधन को तोड़कर अनजाने ही एक दूसरे के दिलों में जगह बनाई थी, घर वालों के तमाम विरोधों के बावजूद। मैं पिछड़ी जाति का था और मीना शुद्ध ब्राह्मण। मैं मानता हूँ कि इस तरह से उसने मुझे पाने के लिए कहीं ज्यादा त्याग किया था। मुझे याद है, फाइनल ईयर के अंतिम दिनों में कॉलेज के पीछे पहाड़ की आड़ में धुंध से लिपटी मीना अलगाव के डर से सहमी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली थी, मैंने घर वालों के सम्मान और अरमानों का गला घोटकर आपको चुना है। कभी मुझसे अलग मत होना। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। उसे अपने गले लगाते हुए मैंने दिलासा दिया, साथ ही ये वचन भी दिया कि उसकी खातिर अपने घर वालों को भी छोड़ दूंगा। डिग्री लेने के बाद मीना अपने घर चली गई और मैं अपने। लेकिन फ़ोन पर और कभी कभी नैनीताल में आकर दोनों मिलते रहते। बाद में मीना कॉन्वेंट स्कूल में टीचर बन गई और मैं राजकीय इंटर कॉलेज में प्रोफेसर। दोनों के घर वालों ने हम दोनों के मजबूत इरादों को ध्यान में रखते हुए अपनी इच्छाओं को दबा डाला और कुछ विरोध करने के बाद हमारी शादी कर दी गई। लेकिन ये ताना देने से भी नहीं चूके कि कर लो अपनी मर्जी, दोनों को इसका परिणाम भुगतना होगा। हम अपने भावी संबंधों की मजबूती को लेकर आश्वस्त थे, इसलिए इन तानों का हम पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। साथ रहने के लिए मीना ने अपना ट्रांसफ़र मेरे पास करवा लिया। सोचा था कि हम दोनों खुशी से अपना जीवन गुजारेंगे। हमारे बेटे कृष्णा के पैदा होने के मौके पर परिवार वालों के साथ बातचीत शुरू हो गई। मुझे भी होम सिकनेस ने आ घेरा। उनके प्रति मुझे अपने कर्तव्य याद आने लगे। इसीलिए बीच बीच में मैं अपने बाबूजी के घर जाने लगा और वो लोग भी आने लगे। इस पर मीना ने थोड़े दिनों में ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। गाहे बगाहे उसके मुंह से विरोध के स्वर फूटने लगे। आखिर कब तक चलेगा ये? मेरे परिवार के लोग हैं, कोई गैर नहीं। उनका अधिकार है मुझ पर। लेकिन आपने तो कहा था कि उन लोगों से कोई वास्ता नहीं रहेगा। अब आपके घर वाले डेरा डालेंगे तो मेरे घर वाले भी जब जी चाहेगा यहाँ आएंगे और रुकेंगे। ये मेरा घर है, जिसे चाहूँगा वही आएगा। हिम्मत हो तो रोक कर देख लीजिए मेरे घर वालों को। मीना ने जल्द ही इस धमकी को पूरा भी कर दिखाया। कारण पहले मेरे भैया भाभी और बच्चे आ गए। जिद में मीना ने भी अपना पूरा परिवार बुलवा लिया। दोनों परिवारों में तनातनी तो थी ही। जून के पूरे महीने खींचातानी बनी रही। जब स्कूलों के खुलने का समय आया तो दोनों परिवार लौटे। लेकिन महीने भर जो घुटन मैंने महसूस की थी वो उबलकर बाहर आ ही गई। मैं गुस्से में बोला, थोड़ा सब्र करके बुला लेती तो क्या बिगड़ जाता। अपनी जिद करके ही मानी। पिछले साल की छुट्टियों का हिसाब लगा लो, तुम्हारे ही घर वाले पड़े रहे। न जाने क्या दुश्मनी है तुम सबको मेरे घर वालों से। मीना तुनकती हुई बोली तो मैंने भी कह दिया, तुमसे ज्यादा ये मेरा घर है। मेरे घर वाले आएंगे, तुम उन्हें रोक कर दिखाओ। धीरे धीरे हमारे घर दोनों परिवारों का जमघट लगने लगा। कभी कभी तो दोनों परिवार एक ही समय पर आ जाते। तब हम दोनों में अघोषित युद्ध और बढ़ जाता। मेहमानों के जाने के बाद तो घर में कई दिनों तक हमारा झगड़ा चलता रहता। ऐसे में दोनों परिवारों के सदस्यों के आने जाने से उपजे तानों व नोक झोंक में ही 4 साल बीत गए। हमारे बीच चल रही तकरार अम्मा, बाबूजी और परिवार के दूसरे लोगों से
छुपी नहीं रह सकी। पिछले रविवार को जब मैं घर गया तो बाबूजी, अम्मा और बड़े भैया बोले, कैसे जिएगा ऐसे, ये औरत तो तुझे बर्बाद कर देगी, पीछा छुड़ा जैसे भी हो। इससे तो अच्छा है कि तू यहीं रहकर आ जाकर नौकरी कर ले। आने जाने में थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन कम से कम मन की शांति तो मिलेगी। मैं चुप रहा। मन में इन बातों को लेकर जब वापस मीना के पास लौटा तो वो नाराज बैठी थी। घर में कदम रखते ही बरस पड़ी। पड़ गई कलेजे में ठंडक। सबने जी भरकर मेरी खूब बुराइयां की होंगी। उन्हीं से चिपटे रहना था तो शादी क्यों की। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। तुमने तो इस घर में मेरा जीना हराम कर रखा है। अगर वो लोग अपनापन न देते तो मैं तो कब का मर गया होता। तो रहते उन्हीं के पास, यहाँ आए ही क्यों? तुम क्यों नहीं चली जाती? रात दिन मम्मी पापा रटती रहती हो, हमेशा के लिए उन्हीं के पास चली जाओ, मुझे भी शांति मिलेगी। मैं तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। कृष्णा और नौकरी की खातिर टिका हूं यहाँ। मैं बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर निकल गया। बाहर ही खाना खाकर जब देर रात घर लौटा तो सन्नाटा पसरा हुआ था। मीना बेडरूम में लेटी थी। पता नहीं उसने खाना खाया था या नहीं। खिसियाहट में मैंने पूछना गवारा भी नहीं समझा। इसी झगड़े से उपजे गुस्से को मीना ने दूसरे दिन मायके जाकर चरितार्थ कर दिया। एक सप्ताह तक मीना की कोई खैर खबर नहीं मिलने पर घर उजड़ा उजड़ा सा लगने लगा। सारी दिनचर्या ही बिगड़ गई। हार कर मैं बाबूजी और अम्मा के पास चला गया और वहीं से आ जाकर नौकरी करने लगा। हमारा घरौंदा छोड़ने पर उदासीनता इतनी बढ़ गई कि उसमें दिया बत्ती करने के लिए भी जाने की इच्छा नहीं हुई। जब मैं अपने परिजनों के बीच पहुंचा तो घर भरा पूरा लगा। बड़े से पुश्तैनी घर में थे तो 3 परिवार, अम्मा बाबूजी, बड़े भैया और उनसे छोटे भैया, लेकिन तकरीबन मिला जुला सा परिवेश था। एक तरह से संयुक्त परिवार था। सब मेरे लिए आंखें बिछाए बैठे थे। कुछ दिनों बाद दशहरा और दिवाली की छुट्टियां भी पड़ गई थीं। मेरी बड़ी दीदी भी अपने तीनों बच्चों के साथ आ गई। मुझे लगा कि मैं रेगिस्तान से हरियाली में आ गया हूँ। सब मुझे अक्सर बहलाते रहते, अच्छा किया जो यहाँ आ गया, ऐसी पत्नी मिली है कि इसकी तकदीर ही फूट गई, अब यहाँ मौत से रहे। मैं इतना अपनापन पाकर सुकून से भर उठा, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ की उपजाऊ जमीन कुछ ही दिनों में बंजर होने वाली है। धीरे धीरे सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए। छुट्टियां बाकी होने के बावजूद दीदी ने कहना शुरू कर दिया, अम्मा मुझे जाने दो, वो पता नहीं कैसे रह रहे होंगे, बच्चों के बिना तो एक पल भी नहीं रह पाते। सबके आग्रह को अनदेखा करके वो अपने घर चली गईं। बड़े और छोटे भैया भी अपने परिवारों के रूटीन में रम गए। ऑफिस से आते तो सीधे भाभी और बच्चों के पास चले जाते। बच्चों को झूले या ट्राईसाइकिल पर बैठाकर जब तक बहला नहीं लेते वे पीछा ही नहीं छोड़ते। ऐसा देख मुझे कृष्णा की याद सताने लगती। मैं अक्सर भाइयों भाभीियों और बच्चों के बीच हंसी ठिठोलियां देखता, लेकिन उनमें शामिल भी तो नहीं हो सकता था। उनके नितांत निजी आनंद में दखल देना ठीक भी तो नहीं था। ऑफिस से आता तो बरामदे में पड़ी खटिया पर बैठ जाता। बड़ी और मंझली भाभी तभी खाना पीना करती जब उनके पतियों की मर्जी होती। मुझे जल्दी खाने की आदत थी, लेकिन भाभियां अपने पतियों को ताजे फुल्के खिलाने के लिए टाइम बेटाइम खाना बनाती। अम्मा बाबूजी का परहेजी खाना वो पहले बनाकर उनके कमरे में पहुंचा देती, जिसे खाकर वे दोनों सो जाते। मैं घर में अम्मा बाबूजी के बगल वाले कमरे में बेवजह लोटता पोटता रहता। करीब 4 महीने हो गए हैं मुझे मीना से अलग हुए और अपना घर छोड़े हुए। 1 महीने पहले कॉलेज से छुट्टी मिलने पर उस घर में गया तो लगा कि खंडर में आ गया हूँ। फर्श पर धूल की मोटी परत, दीवारों पर उखड़ी पपड़ी, सीलन, बदबू। अम्मा बाबूजी के बड़े घर में सबको अपने अपने घरौंदों की चिंता थी। अम्मा बाबूजी, बड़े भाई भाभियाँ और बड़ी दीदी सभी अपना घर संवारने में लगे हैं। मेरा अपना घरौंदा कहाँ खो गया? ये प्रश्न मेरे अंतस को चीरने लगा है।
पल प्रतिपल खाए जा रहा है। मैं मीना अभी अपने पति प्रमोद का घर छोड़कर 3 साल के बेटे कृष्णा के साथ मायके आई हूँ। शादी के बाद रोज रोज की कलह से ये तो होना ही था। हमारे बीच बढ़ते झगड़ों से तंग आकर आज सुबह जब मैंने फोन पर मम्मी पापा को बताया तो उन्होंने तुरंत घर आने को कहा। छोड़ ऐसे आदमी को, हमने तो पहले ही समझाया था बेटा, तू यहाँ आ जा, अपने आप उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मेरे घर पहुँचते ही भैया ने कृष्णा को गोद में ले लिया। मेरा राजा बेटा है, मेरे साथ रहेगा। भाभी भी उसके गाल चूमने लगी। थोड़ी देर तक प्रमोद को सब कोसते रहे। क्या हम अपनी बेटी को पाल नहीं सकते? क्या समझता है वो अपने आप को? ऐसी सीधी और होनहार लड़की मिल गई तो दिमाग चढ़ गया। कोई ज़रूरत नहीं है अब वहाँ वापस जाने की और उसके साथ रहने की। सब काफ़ी देर तक गुस्से में बड़बड़ाते रहे। माहौल शांत होने पर मैं चाय पीने के बाद छत पर चली गई। नीले आकाश में 2 पक्षियों का जोड़ा उड़ रहा था। दोनों में कितना प्रेम था। शादी से पहले हम दोनों भी तो ऐसे ही थे। मुझे याद आने लगा। उस दिन की खुशी को मैं संभाल नहीं पा रही थी, जिस दिन तमाम विरोधों के बाद प्रमोद मुझे ब्याहने आए थे। मुझे याद है एक दिन जब हम दोनों कड़कड़ाती ठंड की रात में कॉलेज के एक प्रोफेसर के घर बच्चे की बर्थडे पार्टी में गए थे। लौटते समय एकांत में हम एक पुलिया की मुंडेर पर बैठ गए। ठंड से ठिठुरता देख उन्होंने अपना ओवरकोट मुझे पहना दिया। मैडम, अनमोल हो तुम, कितने जन्म लिए होंगे तब तुम्हें पाया है। तुम खुश रहो, बस यही चाहता हूँ। मुझे कुछ हो जाए कोई परवाह नहीं। उनके शायराना शब्दों को बीच में ही मैंने होठों पर हाथ रखकर रोक दिया। आपको कुछ हो उससे पहले मैं मर जाना चाहूँगी। क्या दिन थे वो, और अब कहाँ खो गया वो सब कुछ। मेरी समझ में नहीं आता कि शादी के बाद क्या लड़की के परिवार वालों और संबंधियों से रिश्ता नाता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। क्या पति को ये अधिकार है कि वो अपनी पत्नी, बच्चों और घर को अपनी मिल्कियत समझे और इस बात का फैसला करे कि पत्नी के परिजन आएंगे या नहीं? लेकिन प्रमोद ने यही सब तो चाहा है और किया भी है। नहीं तो मैं अपना बसा बसाया घर छोड़कर मायके क्यों आती? आखिर तानाशाही और तानों को भी कोई कब तक सहेगा? शादी से पहले प्रमोद ने क्या क्या वायदे नहीं किए थे। तुम रानी बनकर रहोगी, दोनों परिवारों में से कोई भी हमारे प्यार के घरौंदे में घुसपैठ नहीं करेगा। लेकिन कुछ समय बाद ही इस समझौते से मुकर गए। वो अक्सर अपने परिवार के बीच जाने लगे और उनके घर वाले भी जब तक हमारे घर में दखल देने लगे। मजबूरी में मैंने उस दिन मम्मी पापा और भैया भाभी को बुला लिया। वो सुबह आए और शाम को चले गए। उन्होंने प्रमोद को काफ़ी समझाया भी, लेकिन उन्होंने उसका उल्टा मतलब निकाला। अब तुम अपने घर वालों से मुझे परेशान कराओगी? मैं दबने वाला नहीं हूँ, इस घर का मालिक हूँ, तो मैं भी अब और सहन नहीं करूँगी। आप इस तरह का रवैया दिखाओगे तो मैं किसके पास जाऊँगी? अपने मायके वालों के पास ही ना। वे लोग मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा चाहते हैं। वो आएंगे भी और आपकी करतूतों को रोकेंगे भी। आपके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और अब आप मुझे इस तरह से परेशान कर रहे हैं। मैं तकिए पर औंधा सिर रखकर रोने लगी। अब नौटंकी शुरू कर दी। इन शब्दों ने मेरे आंसुओं की धार और तेज कर दी। मैं सारी रात रोती रही। दूसरे दिन मायके आ गई। कुछ दिनों बाद प्रमोद भी अपने परिजनों के पास चले गए थे। ये मुझे एक परिचित से पता चला। मैं मम्मी पापा के घर से बस से जाकर नौकरी करने लगी, लेकिन यहाँ कुछ ही दिनों में अपनापन खोने सा लगा। पापा, भैया और भाभी तीनों नौकरी करते थे। सुबह चले जाते, शाम को लौटते। बच्चों को मम्मी और नौकरानी संभालती थी। एक दिन भाभी काम से लौटी तो नौकरानी पर बरस पड़ी। क्या हाल बना रखा है बच्चों का? ठीक से देखभाल नहीं कर रही हो? अगर 2 की जगह 3 बच्चे हो गए हैं तो पापा से कहकर कुछ पैसे बढ़वा लो, लेकिन लापरवाही तो मत बरतो, समझी? और मीना, तुम भी तो काम कर सकती हो, थोड़ा तो सहयोग तुम्हें भी देना चाहिए। उनकी बात सुनकर मैं चुप रही। मैं भाभी के बदलते व्यवहार को देख हैरान थी।
एक दिन जब भैया घर आए तो उनके हाथ में लटकी पारदर्शी थैली में आम देखकर कृष्णा जिद करने लगा। भैया ने थैली मेरी तरफ बढ़ाई तो बीच में ही भाभी ने ले ली। एक छोटा आम देते हुए बोली, कई दिनों से बच्चे कह रहे थे, उनके लिए तो ये भी कम पड़ेंगे। मीना, तुम भी तो बाहर जाती हो, कभी कभार कुछ चीजें ले आया करो। उनकी बात से मुझे उतना दुख नहीं हुआ जितना भैया के चुप रह जाने से हुआ। न जाने क्यों प्रमोद का चेहरा मेरी आंखों में तैर गया। घर में सबके अपने अपने कमरे थे। मेरे लिए मम्मी पापा के कमरे के पास स्टोर को खाली कर जगह बनाई गई। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही खर्चे में खींचातानी होने लगी। सीधे मुंह तो नहीं, लेकिन गाहे बगाहे भाभी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि घर में मिलजुल कर काम करना मुश्किल हो गया। मैंने बिना किसी हील हुज्जत के स्टोर में अपने रहने का इंतज़ाम कर लिया। जिस घर में मैं पैदा हुई पली बड़ी, उसी में बेगानी खाना बदोश सी जिंदगी हो गई थी मेरी। अपनेपन के सारे रिश्ते न जाने कहाँ तिरोहित हो गए। कहाँ खो गया था मेरा अपना घरौंदा, जहाँ तकरार और रूठने मनाने में भी आनंद आता था। शनिवार को हाफ डे था, इसलिए मैं दोपहर में ही स्कूल से घर आ गई। कल रविवार है और उसके अगले दिन तीज का त्योहार। घर में घुसी तो वही रूखा माहौल। भैया भाभी पकवान बनाने में जुटे थे। तीज की तैयारियां चल रही थीं। मुझे पूछा तक नहीं। मैं अपना बैग स्टूल पर रखकर कमरे में जाकर सो रहे कृष्णा के पास बेड पर औंधी लेट गई। थोड़ी देर में प्रमोद की यादें सताने लगी। मेरी आंखों से आंसू निकलकर तकिए को भिगोने लगे। सो रहे कृष्णा का चेहरा देखा तो लगा जैसे प्रमोद लेटे हैं। अचानक मैंने एक दृढ़ संकल्प लिया। उठकर हाथ मुंह धोया और जरूरी सामान बैग में रखने लगी। कहीं जाना है? बरामदे में आकर मम्मी ने पूछा। सोच रही हूँ जाकर अपना घर संभालूं। वहाँ अकेले रहोगी? परेशानी होगी तुम्हें, मम्मी ने कहा। उनके स्वर में अब वो खनक नहीं थी जिसके सहारे उन्होंने मुझे अपना घरौंदा छोड़ यहाँ आने को कहा था। मम्मी, खाली घर भूतों का डेरा बन जाता है। हवा धूप मिलती नहीं, सीलन और बदबू से जर्जर होने लगता है। 2 दिन की छुट्टी है, सोचा थोड़ा संभाल आऊं। कृष्णा भी जाएगा? मेरे बिना कैसे रहेगा? यहाँ सबको परेशान करके रख देगा। मैं जानती थी कि जब अपनी लाडली से ही कुछ दिनों में सब उकता गए तो कृष्णा तो उनके लिए एक बोझ ही बनता। मम्मी के साथ हो रही बातचीत भैया भाभी भी सुन रहे थे। अपना ख्याल रखना बेटा, भैया ने भाभी के सामने डरते डरते इतना ही कहा। मुझसे नजरें ना मिले इसलिए भाभी दिखावे के लिए अपने कामों में रमी रहीं। जाने की कुछ खास तैयारी तो करनी नहीं थी। असली तैयारी तो करनी थी मन को, और वो इस कैद से उड़ने को तैयार बैठा था। जब मैं अपने घर के पास पहुंची तो शाम घिर आई थी। रिक्शा छोड़ आगे बढ़ी तो हैरान हो उठी। घर का बाहरी हिस्सा साफ सुथरा था। कमरों की लाइटें जल रही थीं। बाहरी दरवाजे पर ताला पड़ा था। इसका मतलब कोई यहाँ रह रहा था। कोई क्यों, प्रमोद ही रह रहे होंगे। दूसरी चाबी तो उन्हीं के पास थी। फिलहाल किसी काम से बाहर गए होंगे। अपनी चाबी से ताला खोलकर मैं जब अंदर गई तो घर की सुंदर साज सजावट को देखती ही रह गई। बेडरूम में साइड में रखे तिकोने स्टूल पर कृष्णा के साथ प्रमोद और मेरा करीब 2 साल पहले खिंचा वो फोटो सलीके से रखा था, जिसे मेरे घर छोड़कर जाने से पहले हुए झगड़े के दौरान प्रमोद ने गुस्से से सोफे पर फेंक दिया था और मैंने भी उसे उठाना गवारा नहीं समझा था। सोते कृष्णा को बेड पर लिटाकर मैं भी उसी के बराबर में लेट गई। लगा जैसे घर की दरों दीवारें मेरे आने से खिल उठी हों और मुझे अपने गले लगा लेने को आतुर हों। कितना अंतर था। आज मुझे मायके के घनिष्ठ संबंधी कितने अजनबी लग रहे थे और इस घर की हर चीज में जैसे बेहद अपनापन महसूस हो रहा था। अपने घर में आने की खुशी से आंखों में आए पानी में बहुत सी सुखद यादें तैर गईं। तभी डोरबेल की आवाज ने मुझे चौंका दिया। दरवाजा खोला तो आशा के अनुरूप प्रमोद थे।
करीब 4 महीने बाद हम दोनों ने एक दूसरे को देखा था। हम दोनों ही कुछ पल एक दूसरे को देखते रह गए। मुझे पूरा विश्वास था कि जिस तरह मैं अपने घर वापस आ गया हूँ, उसी तरह तुम भी अपने घर ज़रूर लौटोगी। इसीलिए पूरे घर को सजाकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। ये कहते हुए प्रमोद ने मुझे अपने गले से लगा लिया और मैं भी उनकी बाहों में सिमटती चली गई। आंखों में खुशी के आंसू लिए ये सोचने लगी कि ये कौन सा रिश्ता है जो आज मुझे अपने माँ पापा और भाई के रिश्ते से कहीं ज़्यादा मजबूत और आत्मीय लग रहा था।